आज हम लिफान KPT 250cc 2026 मॉडल का फुल एक्सपर्ट रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये बाइक अभी मैं अराउंड 2600 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो 26 किलोमीटर चलाने के बाद अभी हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फ़ीचर्स की बात करते हैं। तो 250cc बाइक है जिसके अंदर EFI और NRF इंजन है। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे ABS और रियर पे भी ABS ब्रेक्स हैं। और इसके अलावा जो है इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। और ABS जो है वो इसका स्विचेबल नहीं है, तो हर टाइम ऑन होता है। इसी तरह ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी स्विचेबल नहीं है। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो काफ़ी सिंपल सी स्क्रीन है। इसके अंदर आप माइलेज देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, 7 गियर्स देख सकते हैं, 7 क्लॉक है और RPM और फ्यूल टैंक आता है। उसके अलावा इसके अंदर एक ट्रिप मीटर भी है जिसको आप स्विच कर सकते हैं और इसको रीसेट कर सकते हैं। किलोमीटर और माइल्स के अंदर भी ये कन्वर्ट हो जाता है। वाइज़र देखें तो एक डिसेंट हाइट पे वाइज़र अवेलेबल है। चार्जिंग पोर्ट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर एक C टाइप और एक USB जो है वो चार्जिंग पोर्ट है, जिसको अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया कि कैसी चार्जिंग करती है, लेकिन इसके अंदर अवेलेबल है। मिरर्स जो हैं वो काफ़ी बेसिक से हैं और हैंड गार्ड्स वगैरह नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो इसके जो सेफ्टी गार्ड्स हैं वो लगे हुए हैं ऑलरेडी। और नीचे से प्रोटेक्शन की जो इंजन प्रोटेक्शन की प्लेट है वो भी लगी हुई है, लेकिन साइलेंसर जो है वो उसकी कोई प्रोटेक्शन की प्लेट ऐसा नहीं है, लेकिन इंजन की प्रोटेक्शन प्लेट लगी हुई है। बाकी इसके अंदर व्हील जो हैं 17 इंचज़ वाले इंस्टॉल्ड हैं और काफ़ी अच्छे जो है वो टायर्स हैं इसमें। और बॉक्सेस जो है, ये बॉक्स है इसका जो कि साथ आता है इसके। और साइड वाले बॉक्सेस भी आते हैं जो कि अभी मैंने उतारे हुए हैं। रैक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी मज़बूत हैं और पेंट जॉब भी काफ़ी अच्छी है इनकी। बॉक्सेस जो हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन डिसेंट है, काम चलता है आपका। और कुछ बहुत ज़्यादा आप कहें कि अगर क्रैश वगैरह को बर्दाश्त करेंगे वो तो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो है डिसेंट है। सीट इसके अंदर जो आती है वो डुअल सीट है, जो कि बेसिकली पिलियन और राइडर की अलग-अलग सीट है। दिखने में बहुत अच्छी लगती है ये भी। और बाकी आप लुक्स वगैरह इसकी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा बाइक है। लुक्स वाइज जो है इसकी ऑलमोस्ट सारी जो फ्रंट और बैक की लुक है वो बहुत प्यारी है। हेडलाइट्स जो हैं वो मैं ऑन करके आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप देखें तो ये बेसिकली इसके अंदर DRLs हैं, और अगर आप इसको हाई बीम चलाएंगे तो उस पर आपको ये वाली लाइट मिलेगी। और बाकी अगर बात करें इसके स्विचेस की तो एक किल स्विच है, उसके अलावा एक इंडिकेटर्स के लिए डबल इंडिकेटर्स वाला स्विच है। और यहाँ पे इसका हॉर्न है और बाकी लाइट, और ये इसका डिपर वाला बटन है। तो यही कंट्रोल्स हैं आपके पास। अभी लुक्स और फीचर्स के बाद अभी हम इसकी बात करते हैं प्राइस की। तो ये बाइक मुझे मिला है 1155 का, जिसमें 30,000 की रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूडेड है। तो इस बाइक की जो प्राइस है विदाउट रजिस्ट्रेशन वो है 1125। और अगर आप विदाउट बॉक्सेस और विदाउट रैक्स लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा अराउंड 1060। बॉक्सेस इसके कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो मेरा प्लान यही था कि विदाउट बॉक्सेस लिया जाए, लेकिन क्योंकि विदाउट बॉक्सेस रैक्स भी आपको आफ्टर मार्केट लेने पड़ेंगे, क्योंकि रैक्स जो हैं वो साथ नहीं आते इसके। और अगर आप रैक्स लेते हैं तो आपको बॉक्सेस भी लेने पड़ेंगे। तो रैक्स जो है वो आफ्टर मार्केट पता नहीं इसके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर कस्टम बनाते हैं तो उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने विद बॉक्सेस लिया है। अदरवाइज़ अगर विद रैक्स वाला ऑप्शन होता विदाउट बॉक्सेस तो मैं वो प्रेफर करता। तो बाकी जो भी बाय कर रहे हैं उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन मैंने रैक्स की वजह से इसके बॉक्सेस लिए हैं। और विद बॉक्सेस विद रजिस्ट्रेशन मुझे ये पड़ा है 1155 का। लुक्स की इसकी बात हो गई है, और उसके बाद प्राइस की बात हो गई है। तो अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बाइक को मैं अराउंड 2600 किलोमीटर्स चला चुका हूँ, और इसमें मैंने शॉर्ट राइड्स भी की हैं। मैं इसको ट्रिप पे भी लेके गया हूँ, और इधर से इस्लामाबाद से हुंज़ा के लिए। और इसमें मैंने इसको ऑन रोड, ऑफ रोड, डिफरेंट कंडीशंस में ट्राई भी किया है। तो अब मैं कंप्लीट जो है इस ट्रिप की और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है रिव्यू करूँगा। तो बाइक 2600 किलोमीटर्स चल चुका है।
और इसमें पहली जो इसका ऑयल चेंज था वो 300 किलोमीटर के बाद था। 300 किलोमीटर के बाद मैंने इसका ऑयल चेंज करवाया और मोटल का ऑयल डलवाया, जो कि 1.3 लीटर ऑयल डलता है इसका। मोटल जो है वो अराउंड 6000 आपको कॉस्ट करता है अगर आप 1.3 लीटर, क्योंकि 1.3 लीटर का डब्बा तो नहीं आता, आपको 1 लीटर का बाय करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो आप 1 लीटर का बाय करके और उसमें से जो भी 0.3 लीटर है वो इसके अंदर डालेंगे और बाकी उसको नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो 1 लीटर वाला मोटल जो है वो 4000 का मिलता है। तो वो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी कॉस्ट करेगा ये आपको सर्विस जो है इसकी। अच्छा, तो पहला जो ऑयल है 300 किलोमीटर पे चेंज करने के बाद मैं इसको ट्रिप पे लेके गया इस्लामाबाद से हुंज़ा के लिए। और हमने यहाँ से इस्लामाबाद से पहले दिन जो सफ़र किया वो शाम के वक्त हम थोड़ा लेट निकले, तो इस्लामाबाद से मरी नथिया गली और वहाँ से एबटाबाद गए हम। और पहला दिन जो है इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि सीधी रोड थी, शाम का टाइम था, वेदर बहुत अच्छा था, तो बहुत मज़ा आया इसकी राइड पे। और हम 2 लोग थे और विद पिलियन हम दोनों का वेट जो है वो अराउंड था 180 kg। तो उस पर बहुत मज़ा आया। ओवरऑल जो मरी की चढ़ाइयाँ वगैरह हैं उन पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ब्रेकिंग और हर चीज़ जो है काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी फ़ील आई। लेकिन सेकंड डे पे जब हम रफ़ रोड थोड़ा स्टार्ट हुआ है एबटाबाद से नारान के दरमियान, तो उसमें जो है ना इसकी सस्पेंशन और सीट की क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग किया उसने। तो तब हमें अंदाज़ा हुआ कि इसकी सस्पेंशन और सीट क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आई। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब इस पे ऑलमोस्ट राइड करना जो है इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि सीट इतनी ज़्यादा सख्त है और सस्पेंशन जब आप बार बार रफ़ रोड के ऊपर चलाते हो तो बाइक पे बैठना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो हमें बार बार अराउंड हर 30-35 किलोमीटर के बाद जो है ना वो रेस्ट करना पड़ रहा था और उसके बाद सफ़र कंटिन्यू कर रहे थे। उसके बाद जब हम नारान पहुँचे तो वहाँ से हमने जो ट्यूब्स होती हैं देसी जुगाड़, वो ट्यूब्स का बंदोबस्त किया और दोनों रियर और फ्रंट दोनों सीट्स के ऊपर ट्यूब्स रखी। ट्यूब्स को बंजी कॉर्ड के साथ बांध के तो हमने आगे का सफ़र कंटिन्यू किया। ट्यूब्स रखने के बाद जो सस्पेंशन और सीट की वजह से कंफर्ट का इशू हो रहा था वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो गया और बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। बहुत बड़ा मज़ा आया उसके बाद से। फिर उसके बाद एक और जो इसके अंदर इशू आया वो था ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। सो बेसिकली बटाकुंडी के बाद जो है यहाँ से हमने इसका फ्यूल डलवाया था, वहाँ से इसके बाद इसने हल्की हल्की मिसिंग करना शुरू कर दी थी। और मिसिंग का कोई पता नहीं था कि क्या इशू है, फ्यूल का इशू है, क्योंकि बटाकुंडी से हमने नॉर्मल पेट्रोल डलवाया था रेगुलर जो है, और उसको क्योंकि वहाँ पे हाई ऑक्टेन अवेलेबल नहीं था। तो पहले तो यही फील हुआ कि शायद फ्यूल का इशू है, लेकिन बाद में पता चला कि इसका जो है रियर व्हील है उसमें हवा कम होने की वजह से ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो किक होता था और 60 की स्पीड के बाद जो है वो इसकी करना शुरू कर। अगर आपको इस इशू की वीडियो देखनी है, उसमें ज़्यादा से वीडियो अपलोड की हुई है कि वो क्या इशू था, कैसे डिटेक्ट किया और उसका क्या सोल्यूशन क्या था, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑन रोड एंड ऑफ रोड बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पावर वाइज जो है बहुत ही अच्छा बाइक है, आप इसको एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा टॉर्क है। इवन के ऑफ रोड के ऊपर और जो बाबू सर की चढ़ाई होगी या फिर आगे ईगल नेस्ट हम लोगे, और उसके अलावा हमने नगर वाली साइड पे ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर भी इसको राइड किया विद पिलियन। बहुत अच्छा मज़ा आया, कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि अंडर पावर्ड है। और हाइट पे जाके बाइक्स अक्सर इशू करना शुरू कर देते हैं, ख़ास करके जो नॉन ई होते हैं। तो हाइट के ऊपर भी इसने किसी किस्म का मसला नहीं किया। बाबू सर की उतराई पे हालांकि ब्रेकिंग तो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद ब्रेक्स जो हैं इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फ्रंट वाली जो ब्रेक है वो भी बहुत अच्छी है और रियर वाली जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ब्रेकिंग जो है वो टॉप नॉच और कूलिंग सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने 3-4 घंटे की लगातार राइड भी की, उसके बावजूद कोई इंजन हीट अप नहीं हुआ, कोई ऐसे फील नहीं हुआ कि पाँव को बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है। और हीटिंग का कोई बिल्कुल इसके अंदर इशू नहीं है। और अगर उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का मैंने पहले बताया है कि सस्पेंशन का इशू है इसका, बहुत ज़्यादा हार्ड है सस्पेंशन। और थोड़ा सा आपको कोई इसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा। ट्यूब्स वगैरह ऑब्वियसली आप हर वक्त साथ नहीं लेके जा सकते, तो मे बी
कुछ और इसका सलूशन ढूंढना पड़े। मैं भी अभी ढूंढ रहा हूँ। मे बी इसका हम रियर वाला शॉक जो है वो चेंज कराएं, या हो सकता है कि कोई अच्छी क्वालिटी के जो एयर कुशन्स या जेल कुशन्स हैं उससे मसला हल हो जाए। तो अभी इसके ऊपर मैं ख़ुद भी रिसर्च कर रहा हूँ। अगर किसी को ऑलरेडी इसका कोई सलूशन पता है या इसी तरह का इशू आ रहा है तो वो भी कमेंट्स में शेयर कर देता है। बाकी उसके अलावा अगर बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस, लुक्स और कंप्लीट एक प्राइस रेंज के अंदर जिसके अंदर ये ऑप्शन मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा बाइक है। जो लोग इसको करेला के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ कंपैरिजन बनता है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट प्राइस रेंज में दोनों बाइक्स हैं। वो ऑलमोस्ट हाफ है इसकी। तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं मिलेंगे जो इसके अंदर हैं। और कुछ चीज़ों के ऊपर जो कि ऑब्वियसली मुझे इससे गिला शिकवा है, वो एक सस्पेंशन सीट क्वालिटी के ऊपर है। दूसरा हेडलाइट्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि मोस्टली एडवेंचर बाइक्स के अंदर हेडलाइट्स ऐसी ही होती हैं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ऑक्सिलरी लाइट्स लगानी पड़ेंगी। ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने के लिए एक्स्ट्रा स्विचेस का ऑप्शन होता है, लेकिन इसके अंदर वो वाला नहीं है। तो अगर आपने ऑक्सिलरी लाइट्स लगवानी है तो आपको वायरिंग के साथ जो है छेड़ाछाड़ी करनी पड़ेगी, जो कि कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं होता। तो अगर ऑक्सिलरी लाइट्स का इसके अंदर ऑप्शन मौजूद होता, स्विचेस होते और वायरिंग शामिल होती तो शायद काफ़ी बेहतर होता। दूसरा, अगर हेडलाइट्स के अलावा इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसका मुझे कोई इशू आया है थोड़ा बहुत, कि कुछ नारायण वाली साइड पे आप जाते हो तो ऐसी जगह जहाँ पे जो है ना रोड रफ़ है और खड्डे वगैरह भी हैं, वाटर क्रॉसिंग्स हैं, तो उसके अंदर जो है ना बाइक नीचे लगा है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका साइलेंसर नीचे लग रहा है या इसका जो स्टैंड वाली जगह थी, क्योंकि स्टैंड काफ़ी नीचे है, वो स्टैंड नीचे लग रहा था, या इंजन वाली जो प्लेट है वो नीचे लग रही थी। लेकिन बाइक लगता है नीचे से और काफ़ी दफ़ा लगा है। और क्योंकि मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा था तो वेट भी ज़्यादा था, ऑब्वियसली सस्पेंशन भी उस तरीके से कंप्रेस ज़्यादा होती होगी, तो उसकी वजह से भी इशू हो सकता है। लेकिन यह है कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो थोड़ी सी उसका इशू है, हेडलाइट्स का इशू है, सस्पेंशन का इशू है। उसके अलावा अगर बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो पावर वाइज बाकी कूलिंग सिस्टम वाइज और लुक्स वाइज बाइक बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा बाइक है। और जो भी ले रहा है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर सकता है तो वो ज़रूर इस बाइक को ले। और बाकी ऑब्वियसली हर बंदे का अपना डिसीजन है। ड्रॉबैक्स भी मैंने बता दिए हैं इसके, जो इसकी अच्छी चीज़ें हैं वो भी बता दी हैं। तो बाकी आप लोग डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि इस बाइक के बारे में आप पूछना चाहते हैं जो इसमें एड्रेस नहीं की गई। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ गई है इसकी फ्यूल एवरेज की, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो 32 से 36 के दरमियान है। और ये चीज़ मैंने क्योंकि 2600 किलोमीटर चला चुका हूँ तो हर टैंक फुल करने पे मैंने इसकी एवरेज कैलकुलेट किया प्रॉपर तरीके से, ट्रिप मीटर को ज़ीरो करने के बाद जितने किलोमीटर चला है प्लस जितना इसके अंदर फ्यूल डला है उसको डिवाइड करके, तो एग्जैक्ट जो फ्यूल एवरेज है मैंने कैलकुलेट किया। तो कभी इसने 32 की दी है, कभी 34 की दी है, कभी 36 की दी है। तो 32 से 36 के दरमियान है, जो कि मेरे ख्याल में एक 250 सीसी बाइक के लिए बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज है। और उसके अलावा जो है कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ आप हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 दफ़ा इसके अंदर नॉन हाई ऑक्टेन यूज़ किया है। फ़र्स्ट टाइम जब यूज़ किया था तो उस वक्त तो मेरे पास ऑक्टेन बूस्टर भी नहीं था, तो मैंने विदाउट ऑक्टेन बूस्टर जो है इसके अंदर हाई ऑक्टेन दूसरा नॉर्मल फ्यूल यूज़ किया है और उसमें कोई ऐसा सच इसने इशू नहीं किया, कोई मसला नहीं हुआ। और सेकंड टाइम जब मैंने नॉर्मल फ्यूल यूज़ किया तो मैंने ऑक्टेन बूस्टर भी ऐड कर दिया था जस्ट फॉर द सेफ़ साइड। तो ये है कि आप नॉर्मल फ्यूल रिकमेंडेड तो नहीं है, सारे लोग यही कहते हैं कि इसमें हाई ऑक्टेन ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल में कोई इस तरह का इशू नहीं होगा। बाकी इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस, क्योंकि सेकंड सर्विस ड्यू है मेरी, तो मैं इसका फ्यूल फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर और इसका एयर क्लीनर वगैरह जो है वो भी जाके चेंज कराऊंगा। तो उस पर देखते हैं कि उनकी क्या कॉस्ट आती है और उनकी अवेलेबिलिटी का क्या सीन है। लेकिन OW मोटर्स ने वैसे यही कहा था कि जो रनिंग पार्ट्स हैं जैसे कि ब्रेक पैड्स हो गए, आपके पास फ़िल्टर्स हो गए और उसके अलावा और जो भी रनिंग चीज़ें हैं वो आपको इजीली अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे क्लच प्लेट का इशू हो जाता है या कोई डिस्क वगैरह ख़राब हो जाती है या कोई और किसी किस्म का इशू आता है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और वो चीज़ें हम इंपोर्ट करके आपको दे सकते हैं। तो फिर स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली कोई होंडा या उस वाले लेवल पे नहीं होगी, लेकिन ये है कि अगर कोई इस तरह का इशू अभी तक आया नहीं है
तो जब आएगा तो इसको देखेंगे कि कैसे हैंडल करना है। लेकिन फ़िलहाल जो है उन्होंने यही कहा है AW मोटर्स ने कि हम आपको कोई भी चीज़ होगी तो उसको अवेलेबल करके देंगे। सो दैट इज़ मोस्टली इट। मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। हमने इसकी लुक्स और इसके जो जो फ़ीचर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है, इसकी प्राइस को डिस्कस कर लिया है, इसकी फ्यूल एवरेज को डिस्कस कर लिया है और इसकी ऑन रोड ऑफ रोड परफॉर्मेंस, कुछ जो इश्यूज़ हैं उन सब को डिस्कस कर लिया। तो मैं अगर इन सब चीज़ों को समराइज़ करके एंड पे बताऊं तो इसकी सीट, सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस और हेडलाइट्स, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मुझे कंसर्न्स हैं और ये वो इश्यूज़ हैं जो कि मैंने फ़ेस किए हैं अपने इस फ़र्स्ट ट्रिप में। और जो चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं वो इसका इंजन है, जिसकी पिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, टॉर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, चढ़ाइयों उतराइयों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। डिफरेंट वेदर्स के अंदर, शदीद गर्मी में या ठंडा मौसम भी हो तो उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और इंजन की पिक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो पावर वाइज बहुत अच्छा बाइक है। जो टायर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप जब ऑफ रोड कर रहे होते हो तो यूजुअली आपको जो टायर्स हैं वो तंग करते हैं, लेकिन इसके अंदर टायर्स जो लगे हैं वो डुअल पर्पज़ हैं, तो आप इनको ऑन रोड भी यूज़ कर सकते हो। ऑफ रोड रोड हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इस बाइक की। आप जब हुंजा वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे कर्वी रोड्स हैं और वहाँ पे आपको थोड़ा मसला होता है अगर बाइक जो है वो आप उसकी रोड हैंडलिंग अच्छी ना हो या थोड़ा वेट ज़्यादा हो। तो इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, 160 kg वेट है और उसके हिसाब से इसकी जो हैंडलिंग है कर्वी रोड्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको मज़ा आता है राइड करने में। बाइक जो है वो आपको ऐसे फ़ील होता है कि आपकी बॉडी का पार्ट है और आप जिस साइड पे उसको लेके जाते हो वैसे ही जाता है, तंग नहीं करता बिल्कुल भी। रोड हैंडलिंग जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है आफ्टर इंजन। और लुक्स वाइज जो है बाइक की रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छा लगता है विजुअली। कोई भी बंदा देखता है तो उसको भी एक दफ़ा क्यूरोसिटी पैदा होती है कि ये कौन सा बाइक है। तो लुक्स वाइज भी बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, प्लास्टिक पार्ट्स हो गए या बाकी छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह भी हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं। तो ये सारे जो हैं इसकी अप साइड्स हैं, डाउन साइड्स भी इसकी बता दी हैं, प्राइस रेंज भी आपको पता है इसकी और फ्यूल एवरेज पता है। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ रिव्यू। बाकी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है, किसी चीज़ के ऊपर फीडबैक होता है या अगर कोई चीज़ मैंने इसमें गलत कोट की है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो इसको आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।